तो कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया था, ठीक है। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 14 तक, चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी, चैप्टर 2 सीए फाइनल, चैप्टर 3 इंटरमीडिएट, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। बंस एंड चंदियोक स्टार्टेड अ पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे पर्सन कौन है? पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए का फॉर्म, जयपुर राजस्थान, ऑन 1 अप्रैल इन करेंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस साल के 1 अप्रैल से स्टार्ट किया। द फर्म स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग ऑडिट सर्विसेज टू बैंक इन राजस्थान। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल ऑफ टर्नओवर। क्या है? अप्रैल से जून 10 लाख। तो अगर हम रजिस्ट्रेशन का माने तो एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया, कोई सर्विस है, इंट्रा स्टेट ही है, इंटर स्टेट तो है नहीं। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन बैंक ऑफ राजस्थान, बैंक इन राजस्थान, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो कंपोजिशन के लिए एलिजिबल हो सकता है। जैसा हमें दिख रहा है कि 10-2A के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 20 लाख का लिमिट है। अब क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कैसे पता करेंगे कि ये एलिजिबल है कि नहीं? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 150 लाख से कम होना चाहिए, क्योंकि ये नया फॉर्म है। तो ऑब्वियस सा बात है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्या होगा? 0 लाख। तो अप्रैल जून में तो रजिस्ट्रेशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है इसने लिया भी नहीं है। बोला क्या गया? इट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख ऑन 1 अगस्त। तो जुलाई में भी रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा। कब लिया होगा? अगस्त में। 1 अगस्त को रजिस्ट्रेशन लिया, वो भी किस में? सेक्शन 10(2)A के अंदर ही रजिस्ट्रेशन लिया। अब समझिए, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करने का 2 टाइम होता है, ठीक है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड पर्सन है तो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए आप 31 मार्च तक ही रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, माने कि ऑप्ट इन कर सकते हैं, ऑप्ट इन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है पहले से, तो कहने का मतलब जैसे कि ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए आप 31 मार्च 2024 तक ही ऑप्ट इन कर सकते हैं, इसके बाद ऑप्ट इन नहीं कर सकते कंपोजिशन। हाँ, ऑप्ट आउट कहीं भी कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आप ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो इस वाले केस में तो साल के किसी भी टाइम में आप रजिस्ट्रेशन के टाइम, जिस टाइम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस टाइम ऑप्ट इन कर सकते हैं। पर अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपके पास ये 31 मार्च तक का ही टाइम होता है ऑप्ट इन करने के लिए। तो जैसा कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन थे तो ये 1 अगस्त को भी ऑप्ट इन करके रजिस्ट्रेशन ले लिया इन्होंने, ठीक है। एग्जामिन वेदर द फर्म इज एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। तो हाँ, एलिजिबल है। क्या लिखेंगे आप? एज पर सेक्शन 10(2)A, if a person is engaged in providing services other than restaurant service, he shall be eligible to opt for composition scheme for service if his aggregate turnover in preceding financial year does not exceed, लिमिट 10(2)A का 50 लाख ही है, 150 लिख दिया मैंने, 50 लाख, ठीक है। तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में 50 लाख से कम है, इसलिए ये ऑप्ट कर सकता है। कब तक इस स्कीम में रह सकता है? जब तक करेंट फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस ना कर जाए। एग्रीगेट टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर कहने का मतलब क्या हुआ? जब उसका ये प्लस ये, मैंने जिस टाइम रजिस्टर्ड नहीं था वो भी टर्नओवर इंक्लूड होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद का टर्नओवर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो जब तक 50 लाख क्रॉस ना कर जाए तब तक वो इस स्कीम में रह सकता है। तो अभी तो ये इस फाइनेंशियल ईयर अप्रैल जून जुलाई सितंबर तक भी कंपोजिशन स्कीम में रह सकता है। जहां तक बात आई टैक्स लायबिलिटी की, तो 10 लाख पे रजिस्ट्रेशन नहीं था, यहां भी 10 लाख हुआ तो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, तो 10 लाख पे 6%, ठीक है। मतलब 10 लाख का 6% कितना हुआ? 10 लाख का 6% हो गया 60,000, तो 30,000 CGST एंड 30,000 SGST। रजिस्ट्रेशन के बाद टर्नओवर इन स्टेट, टर्नओवर इन स्टेट क्या हुआ इसका? सिर्फ 10 लाख। समझ में आया? क्योंकि टर्नओवर इन स्टेट क्या इंक्लूड नहीं करता है?
टर्नओवर इन स्टेट रजिस्ट्रेशन पीरियड के पहले वाला टर्नओवर को इंक्लूड नहीं करता है, बट एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन के पहले वाले पीरियड को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, समझ गए। तो इसका लायबिलिटी जो होगा 30,000 CGST, 30,000 SGST हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। मिस्टर प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट चला रहा है दिल्ली में। इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 इट हैज एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 120 लाख। तो रेस्टोरेंट वाला तो 10-2 में ही कवर है, और 10-2 का लिमिट 150 लाख है दिल्ली के लिए। ठीक है। In the financial year 22-23, apart from restaurant service, he also want to provide food delivery service to other small restaurant. तो जो food delivery service है रेस्टोरेंट का पार्ट नहीं है, तो मार्जिनल स्कीम ऑफ सर्विस उसमें क्या बोला गया था, 5% और 10% ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर इन स्टेट कहा जाता है, समझ रहा हूँ आपको, टर्नओवर इन स्टेट, पर एग्रीगेट टर्नओवर भी एक ही सेंस है यहाँ पे। ठीक है, 10% ऑफ टर्नओवर स्टेट कहे, एग्रीगेट टर्नओवर कहे, वो डिफर करता है, लेकिन इस वाले केस में टर्नओवर इन स्टेट 120 लाख ही है। ठीक है, तो 120 लाख का 10% माने 12 लाख, तो 12 लाख तक का दे सकता है। ठीक है, बोल रहा है कि सिर्फ 5 लाख तक ही दे पाएगा, ठीक है दे सकता है। फूड डिलीवरी सर्विस 5 लाख तक का वो दे सकता है। ठीक है, जब तक कि उसका फूड डिलीवरी सर्विस 12 लाख से एक्सीड न कर जाए। मिस्टर प्रेम चाहता है ऑप्ट करना सेक्शन 10 22-23 में, तो हाँ कर सकता है। ठीक है, समझ गए। ये जो मार्जिनल स्कीम है, इधर देखिए ना, आपको यहाँ दिखा ही देता हूँ मार्जिनल स्कीम ऑफ सर्विस क्या था, अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो। किधर गए हो यार, ये देखिए आ गया, 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट कहा गया है। ठीक है, मतलब दिल्ली यूनिट का जो टर्नओवर इन स्टेट प्रीवियस ईयर में क्या है, 120 लाख है, इसका 10% या 5 लाख जो हायर हो, और ये बंदा सिर्फ 5 लाख का देना चाह रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दे 5 लाख का, जब तक 12 लाख से क्रॉस नहीं करेगा तब तक वो 10-1 के लिए एलिजिबल है, 10-1 एंड 10-2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, समझ गए। तो ये मार्जिनल स्कीम ऑफ सर्विस के अंदर ये दे सकता है, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है 22-23 में, समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। MS Hiralal and Son, registered in Karnataka, has opted to avail the benefit of composition scheme under section 1 and 2 of section 10, माने composition scheme of goods ऑप्ट करना चाह रहा है 1 अप्रैल 2022 को। ये डिटेल दिया आपको, क्वार्टर एंडेड 30 जून। 30 जून का मतलब क्या हुआ, अप्रैल से जून तक। टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ गुड विद इन स्टेट 15 लाख। अब ये जो था, ये था क्या, यहां लिखा नहीं कि कौन मैन्युफैक्चरर है कि क्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एग्जेम्प्टेड टर्नओवर ऑफ गुड एग्जेम्प्टेड बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन विद इन स्टेट 17 लाख, टोटल टर्नओवर 32 लाख। अब मैंने आपको कल बताया था, अगर मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो एग्जाम सप्लाई पे भी टैक्स लगेगा। कंपोजिशन स्कीम में एग्जाम सप्लाई पे भी जो भी रेलेवेंट है, यहाँ 1% से, यहाँ 5% से, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई और पर्सन हुआ तो उसको एग्जाम सप्लाई पे नहीं लगेगा। तो मैन्युफैक्चर के केस में अगर 32 लाख का टर्नओवर एग्जेम्प्टेड लेके, तो 32 लाख का 1%, 32,000 रुपया, 16,000 CGST, 16,000 SGST कहने का मतलब। ठीक है, और अगर ट्रेडर हुआ तो ट्रेडर हुआ सिर्फ 15 लाख का 1%, 15 लाख का 1% में 15,000, 7,500 CGST, 7,500 SGST। तो ये कंफ्यूज कहीं मत होइएगा, ये एग्जाम में आता है काफी टर्म, MCQ में खासकर, कि मैन्युफैक्चरर है तो फिर क्या लायबिलिटी हुआ, तो वहां पे एग्जाम सप्लाई पे भी लगेगा। अभी आपने कंपोजिशन ऑप्ट किया, कंपोजिशन का ही एक प्रॉब्लम है, कंपोजिशन कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर जेन्युइन तरीके से काम किया जाए तो कंपोजिशन बहुत वाहियात स्कीम है। 1% अपने पॉकेट से देना है, दूसरा चीज, पहला प्रॉब्लम अपने पॉकेट से देना है, दूसरा प्रॉब्लम इनपुट तो ले नहीं सकते, तो प्रॉब्लम था ही था।
दूसरा एग्जाम सप्लाई पे भी टैक्स लगेगा 1% से, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो और रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर है तो, ठीक है। अगर नॉर्मल स्कीम में रहता तो आईटीसी का पैसा मिलता और बाकी टैक्स कलेक्ट करके पे करता, तो इस पे जीएसटी का बर्डन 1 रुपया नहीं है। नॉर्मल स्कीम में जीएसटी बर्डन 0 है, क्योंकि कंपोजिशन स्कीम में ये 1% का बर्डन तुम्हारे पॉकेट पर है। यहां तुम जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, यहां तो जीएसटी कलेक्ट करके दोगे ना, अपने पॉकेट से थोड़े दोगे। वो अलग बात है कि जेन्युइन तरीके से काम होता नहीं है मार्केट में, जीएसटी लेता नहीं है, कुछ करता नहीं, कोई खा जाता है, कोई पी जाता है, उसको उसकी बात को हटाओ। एक्ट के हिसाब से ये स्कीम आपका 1% कॉस्ट आपके पॉकेट से जा रहा है। इस स्कीम में बर्डन आप पे है ही नहीं, जीएसटी बर्डन किस पर है, लास्ट कंज्यूमर पे है, वो पे करेगा, समझे। तो नॉर्मल स्कीम ज्यादातर ठीक रहता है। कंपोजिशन स्कीम तब हम डाल देते हैं जब कोई सप्लायर, जब कोई पर्सन निहायती निकम्मा आदमी है, पागल करके रखे हुए है, जीएसटी का पैसा भी खा जाता है लेकर के क्लाइंट से, तो उन लोग के लिए ठीक रहता है, ठीक है। हाँ, बात है क्वेश्चन नंबर 11, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट कैसे है, तो इसमें आपको आरसीएम का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। आरसीएम का पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट, आरसीएम में 3 चीज होता है। पहला तो सर्विस क्या था, ठीक है। दूसरा सप्लायर कौन था, डिपेंड करता है, सप्लायर कंडीशन सप्लायर पे भी होता है। तीसरा रिसिपिएंट कौन है। अगर ये तीनों कंडीशन जो आरसीएम में दिया गया है मैच होता है तभी रिवर्स चार्ज होता है। जैसे प्रोवाइडेड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सर्विसेज टू बाई बैंक एलटीडी, ठीक है। पहले ऊपर देख लेते हैं। एमएस ऑल इन वन अ पार्टनरशिप कंसर्न, एक पार्टनरशिप कंसर्न एंड रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी, और रजिस्टर्ड सप्लायर है जीएसटी में। is engaged in providing various services under one roof. It is engaged in paying tax under regular scheme में टैक्स दे रहा है। The concern provide the following information दिया गया है। अब जो आप डीएसए पढ़िएगा लिखा हुआ है, डीएसए सर्विस, डीएसए सप्लायर इंडिविजुअल, सप्लायर इंडिविजुअल लिखा हुआ है, रिसिपिएंट बैंक ही होगा, ऑब्वियस सा बात है। तो क्या ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ इस केस में, डीएसए के नहीं हुआ ना, क्योंकि जो सप्लायर है वो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है। तो क्योंकि सप्लायर पार्टनरशिप फॉर्म है तो रिवर्स चार्ज में नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में कौन देगा, ऑल इन वन ही देगा, ठीक। 4 लाख का 9% से, ठीक है। 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी, जो कि आपका निकल के आया लगभग लगभग 36,000। समझ गया। अब आते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज पे। प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, दिया किसको, बॉडी कॉर्पोरेट को, और रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, ठीक है। समझ गए। तो इसमें लिखा हुआ है, अगर सिक्योरिटी सर्विसेज का बात करें तो लिखा हुआ है सप्लायर कौन होना चाहिए, एनी पर्सन, पर सप्लायर किसको होना चाहिए, बॉडी कॉर्पोरेट एंड पार्टनरशिप फॉर्म। तो यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट को दिया गया है तो रिवर्स चार्ज में, तो यहाँ पे जीएसटी का लायबिलिटी ऑल इन वन पे नहीं है। हम लोग एक बार मैच कर लेते हैं, आरसीएम का शायद ऊपर में है चार्ट, रुकिए आपके लिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, सिक्योरिटी सर्विसेज देने वाला कोई भी हो सकता है, वो बॉडी कॉर्पोरेट ना हो। अगर देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट हुआ तो फॉरवर्ड चार्ज। अपने केस में देने वाला कौन था, पार्टनरशिप फर्म। जो अपने केस में देने वाला पार्टनरशिप फर्म था तो ये सेटिस्फाई हो गया, ये कौन था, सप्लायर। समझ गया। दे किसको, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो अपना देने जिसको दिया वो बॉडी कॉर्पोरेट था, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर इंडिविजुअल भी है और रजिस्टर्ड है, अगर उसको दिया गया तो वो रिवर्स चार्ज ही एप्लीकेबल होगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है ये बंदा, एक सेकंड के लिए मान लीजिए, तो फिर ये किसी को भी दे, रजिस्टर्ड दे को दे या अनरजिस्टर्ड को दे, ठीक है, वो फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। लेकिन अपना केस में पार्टनरशिप फॉर्म था, और पार्टनरशिप फॉर्म क्योंकि एक रजिस्टर्ड बंदे को दिया था, अब वो बॉडी कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, वो किस में जाएगा, रिवर्स चार्ज में, सॉरी, समझ गया, आरसीएम में कवर होगा। मतलब पार्टनरशिप फॉर्म नहीं लायबल होकर के कौन लायबल होगा,
वो इंडिविजुअल या वो बॉडी कॉर्पोरेट जो भी रजिस्टर्ड है। समझ गए? तो इस केस में ध्यान क्या रखना है, सप्लायर कोई भी हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़ के, बट रिसिपिएंट चलेगा, बस रजिस्टर होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, इंडिविजुअल हो, कोई भी, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये सब चीज क्लियर रखिएगा। समझ गए? अब देखिए डीएसए का भी देख लीजिए, डीएसए का यहीं पर होगा, ये देखिए इंडिविजुअल सप्लायर कौन हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल। ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फॉर्म। तो अपना सप्लायर कौन था, पार्टनरशिप फॉर्म, तो आ गया फॉरवर्ड चार्ज में। किसको देगा, बैंकिंग एंटिटी या एनबीएफसी को, जो टैक्सेबल टेरिटरी में हो तब। तो रिसिपिएंट ये होगा, तभी रिवर्स चार्ज में होगा। तो आपको पूरा क्लियर रखना पड़ेगा, सप्लायर कौन होगा, रिसिपिएंट कौन होगा, सर्विस क्या होगा। तीन चीज जब क्लियर रहेगा तभी आप आंसर दे पाइएगा सही। ठीक है, वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा, प्रोवाइड सिक्योरिटी सर्विसेज टू पीएसआर ट्रस्ट एंड अनरजिस्टर्ड पर्सन। अभी देखा हमने सिक्योरिटी सर्विसेज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट प्रोवाइड करता है किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन, तो क्योंकि अनरजिस्टर्ड है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं, यहाँ फॉरवर्ड चार्ज में आएगा 9% से, तो हो गया 9,000। समझ गए कैसे हुआ? प्रोवाइड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू अमेजेस टूर लिमिटेड एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूड कॉस्ट ऑफ फ्यूल। ठीक है, तो अब आप बताइए ये आरसीएम में कवर है कि नहीं कवर है? ये आरसीएम में कवर है, तो हाँ ये आरसीएम में कवर है। ठीक है, ये आरसीएम में कवर है। आइए देख लेते हैं कहां पे कवर है। ये देखिए यहां कवर है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल designed to carry passenger where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient provided to a body corporate। तो किसको दिया था वो, अमेजेस प्राइवेट लिमिटेड था। ठीक है, तो अपना ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है जो सप्लायर होना चाहिए, any person other than a body corporate who supplies service to body corporate and does not issue an invoice charging 6%। कहने का मतलब कि वो 12% से फॉरवर्ड चार्ज में नहीं लेना चाह रहा है। 12% से फॉरवर्ड चार्ज भी एप्लीकेबल है इस पर। अगर ये बोले कि मैं 12% से फॉरवर्ड चार्ज में लूंगा तो 12% से फॉरवर्ड चार्ज में दे सकते हैं। लेकिन अगर ये बंदा बोले कि मुझे नहीं चाहिए, फॉरवर्ड चार्ज में नहीं देना मुझे टैक्स, तो फिर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, और उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट लायबल होगा। तो क्योंकि अपने केस में अमेज प्राइवेट लिमिटेड था, क्योंकि अमेज प्राइवेट लिमिटेड था, तो रिवर्स चार्ज में जाएगा, और रिवर्स चार्ज का रेट क्या है, 5%। समझ गए? आया समझ में? तो इसी तरह से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्या पहला चीज सर्विस, क्या वो सर्विस रिवर्स चार्ज के लिस्ट में था तो सप्लायर कौन था उस केस में, और फिर रिसिपिएंट कौन था उस केस में। आया समझ में? अगर इसमें से एक भी फॉल्ट हुआ तो फिर ये फॉरवर्ड चार्ज, सर्विस तो हो चलो ठीक है, वो तो कंफर्म है होगा तभी यहां आओगे। सप्लायर रिसिपिएंट में कोई भी अगर डिफर किया हल्का सा भी इस सेक्शन के हिसाब से नहीं है, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब आ जाओ वापस देख लेते हैं कहां पर थे, आंसर में आगे लग रहा है। अब देखो उसी का सेकंड पार्ट में लोग क्या लिखा, प्रोवाइड रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर टू प्रीति एंड को। तो ये क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो बॉडी कॉर्पोरेट तो है नहीं, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज नहीं होगा। फिर फॉरवर्ड चार्ज में रेट क्या है, तो रेट शायद नीचे दिया होगा, देख लो रेट दिया हुआ है। रेंटिंग ऑफ व्हीकल फॉर विच सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5% दिया हुआ है। ठीक है, और रेट ऑफ जीएसटी फॉर बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई इज 9%, एक्सेप्ट रेंटिंग ऑफ व्हीकल फॉर विच सीजीएसटी एसजीएसटी 2.5%। ठीक है, तो यहाँ पे
40,000 का 2.5%, क्योंकि यहाँ 2.5% बोल रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, तो सेक्शन के हिसाब से बोला कि जब 6% देना नहीं चाहता है तब, ठीक है। तो 2.5% और 2.5% CGST SGST, तो कितना हो जाएगा 1,000, ठीक है, समझ गए। अब देखो अवेल्ड, अब ये जैसी अवेल्ड लिखा ये इनवर्ट सप्लाई है, आया समझ में, ये क्या है इनवर्ट सप्लाई। जब ये इनवर्ट सप्लाई है क्या लिखा, अवेल्ड रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीवी एंड को अ लॉ फॉर्म टुवर्ड अ कंज्यूमर कोर्ट केस, ठीक है। तो लीगल सर्विसेज पार्टनरशिप फॉर्म दिया है यहाँ पे, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ लॉयर। सीनियर एडवोकेट का सर्विस, एडवोकेट को अगर दिया जाए तो ये आरसीएम में नहीं है, ठीक है, और ये एग्जम्प्ट भी नहीं है, नहीं समझे, समझे, ये वाला केस खाली एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज अगर लीगल सर्विस कोई भी दे रहा हो, पार्टनरशिप फॉर्म दे रहा हो, इंडिविजुअल दे रहा है, सीनियर एडवोकेट दे रहा हो, किसको, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को, तो वो आरसीएम में है, या किसी पार्टनरशिप फॉर्म को तो वो आरसीएम में है, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को तो भी आरसीएम में है, ठीक है। लेकिन अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन बॉडी कॉर्पोरेट थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुका है, नहीं समझे, तब थोड़ा कंफ्यूज हो गए इसमें, एग्जाम सप्लाई नहीं पढ़ो इसलिए कंफ्यूज हो गए। एग्जाम सप्लाई में क्या लिखा गया है, अगर ये बंदे थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर रखे हैं रजिस्ट्रेशन का, थ्रेशोल्ड लिमिट रजिस्ट्रेशन का प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मैंने कहने का मतलब 20 लाख का, कौन, ये बंदे जो रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर ये 20 लाख का लिमिट क्रॉस कर रखे हैं और बिजनेस में इन्वॉल्व है, बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी ऐसा लिखा गया है, ठीक है, तो उस केस में तो तब तो वो एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख से कम, मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया, तब वो एग्जाम्प्ट है। तो ये सर्विस पहले तो आरसीएम में है, तो चार्जेबिलिटी है ऑल इन वन पे, आरसीएम में टैक्स पे करने का। लेकिन फिर सेकंड थिंग एग्जम्पशन आता है, एग्जम्पशन क्या बोलता है, एग्जम्पशन बोलता है कि ऑल इन वन जो था registration registered supplier under GST is engaged in providing various services under one roof. It is engaged in paying tax under regular scheme. The concern provide the following information pertaining supply made input this and that. ठीक है, उसके बाद जीएसटी लायबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कहा और कहा ये वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ लिखा, हाँ ये वाला लाइन देखो, एमएस ऑल इन वन कमेंस्ड इट्स बिजनेस फ्रॉम फरवरी। जब ये फरवरी में काम ही स्टार्ट किया तो इसका मतलब इसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर क्रॉस नहीं किया है 20 लाख का, नहीं समझे, इसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया है, क्योंकि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं किया है बिजनेस एंटिटी का, तो रिवर्स चार्ज में नहीं आएगा, तो रिवर्स चार्ज में आएगा, एग्जाम्पशन में कवर हो जाएगा, ठीक है। देखो हम लोग को ऐसे क्लियर नहीं होगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है। बट दो चीज है इसमें, पहले हम निकालेंगे चार्जेबल होगा कि नहीं, ठीक है, और चार्जेबल आरसीएम में होगा कि फॉरवर्ड चार्ज में होगा, पहले तो ये पता करते हैं, तो आओ पहले वो देख लेते हैं। देखो तो फिर एग्जाम सप्लाई में कैसे वो दिखा देता हूँ, क्या लिखा वो वर्डिंग क्या है वो, किधर चले गए यार, हाँ इधर रहा, ठीक है। कहाँ पर है लीगल सर्विसेज, हाँ यहीं पर होगा, देखो service provided by an individual advocate including a senior advocate or a firm of advocate by way of legal services directly or indirectly,
ठीक है, देना किसको है, एनी बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। तो कोई भी एडवोकेट हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर हो, फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगर किसी बिजनेस एंटिटी को दे रहा है तो ऑल इन वन कौन था, एक बिजनेस एंटिटी है, ऑल इन वन जो था वो बिजनेस एंटिटी था, तो आरसीएम में चार्जेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। अब एग्जाम्पशन में क्या लिखा है वो दिखा देता हूँ, डाउनलोड कर लो तो पहले, लो मिल गया, ठीक है। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एनी पर्सन अदर देन अ बिजनेस एंटिटी, टू किसको दिया, एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने किसी इंडिविजुअल को दिया, ठीक है, जो रजिस्टर्ड नहीं था, मेथड नहीं था, तो वो एग्जाम्प्ट में, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगर किसी बिजनेस एंटिटी को भी दिया तो भी एग्जाम्प्ट होगा, अगर एग्रीगेट टर्नओवर उसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसको एलिजिबल करता है रजिस्ट्रेशन नहीं लेने से, मतलब 20 लाख के टर्नओवर से कम है उसका पिछले साल में, तो अपना जो ये फॉर्म था ऑल इन वन, ऑल इन वन तो फरवरी में कमेंस किया है बिजनेस, तो ऑब्वियस सा बात है इसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 20 लाख से कम है, मैंने जीरो है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं था। बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में कवर है, लेकिन रिवर्स चार्ज में भी एग्जेम्पशन में भी कवर है, समझे, जैसे फॉरवर्ड चार्ज में कोई चीज कवर होता है, पर फॉरवर्ड चार्ज में भी एग्जेम्पशन में कवर है, और फिर रिवर्स चार्ज में भी एग्जेम्पशन में कवर है। कब, अगर किसी बिजनेस एंटिटी का पिछले साल प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर ऐसा था कि वो एलिजिबल था रजिस्ट्रेशन नहीं लेने के लिए, कहने का मतलब उसका टर्नओवर 20 लाख से कम था, आया समझ में। उसके बाद देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देता है तो पार्टनरशिप फॉर्म और एडवोकेट ऑफ फॉर्म और इंडिविजुअल एडवोकेट अदर देन सीनियर एडवोकेट, ठीक है, कहने का मतलब अगर पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट का, इंडिविजुअल है एडवोकेट है, पर सीनियर एडवोकेट को छोड़ के, समझ गए। तो पहला केस क्या था, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, वही सेम चीज अब इसमें आएगा, सीनियर एडवोकेट और किसी एडवोकेट को सर्विस दिया तो क्या होगा, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होगा। सीनियर एडवोकेट का सर्विस फुल्ली एग्जम्प्ट नहीं है, एक तरह से देखोगे तो सब बोलता है लीगल सर्विस एग्जम्प्ट है, पर अगर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, किसी पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट को सर्विस दे रहा है, होता है ना कि कोई बड़ा वकील से तुम गए कंसल्टेंसी लेने के लिए, कोई एक वकील एक बड़े वकील से लेने गया, सीनियर एडवोकेट था, तो उस केस में वो लाइबल है, उस केस में लीगल सर्विसेज एग्जाम्स नहीं है, वो टैक्सेबल है। लेकिन अगर एक एडवोकेट लीगल सर्विस किसी एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को देता है तो एग्जाम्प्ट है, किसी एडवोकेट को देता है तो एग्जाम्प्ट है, ठीक है। A business entity with an aggregate turnover up to such amount in the preceding financial year make it eligible for exemption for registration under GST। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट तो आरसीएम में भी कवर है, आर्बिट्रल टर्मिनल दे चाहे वकील दे लीगल सर्विसेज, वो एग्जाम नहीं है, आरसीएम में है, ठीक है, अगर किसी बिजनेस एंटिटी देता है तो। पर अगर बिजनेस एंटिटी का पिछले साल एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख से कम है तो फिर वो एग्जाम्शन में भी कवर है, समझ में। और सी देखो सीनियर एडवोकेट में देखो एक लाइन मिसिंग है, क्या मिसिंग है, ये वाला एन एडवोकेट। तो अगर सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस दिया ना, चार्जेबल टू टैक्स है, चार्जेबल टू टैक्स है, एग्जाम्प्ट नहीं है। तो लीगल सर्विसेज अगली बार कोई पूछे या कभी स्मार्ट बनना हो तो किसी से पूछना सवाल, लीगल सर्विसेज क्या फुल्ली एग्जाम्प्ट है, वकील का सर्विसेज, तो वकील का सर्विसेज फुल्ली एग्जाम्प्ट नहीं है। अगर एक सीनियर एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस दिया तो टैक्सेबल है, एक यही एक केस है जो टैक्सेबल है लीगल सर्विसेज में, एक सीनियर एडवोकेट किसी एडवोकेट को सर्विस देगा तो, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअल मैंने कि जूनियर एडवोकेट है, नया नया प्रैक्टिस शुरू किया है, या फिर वो पार्टनरशिप फॉर्म है, अगर वो किसी एडवोकेट को सर्विस देता है तो एग्जम्प्ट है। लेकिन सीनियर एडवोकेट अगर पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट को सर्विस दे, चाहे किसी एडवोकेट को सर्विस दे, तो वो टैक्सेबल है, ठीक है। बाकी वो और किसी को दे तो एग्जम्प्ट है, किसी भी पर्सन को अदर देन बिजनेस एंटिटी, या किसी बिजनेस एंटिटी को दे जिसका टर्नओवर पिछले साल 20 लाख से कम था, इस साल 20 लाख ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इस साल 50 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, कोई मतलब नहीं, पिछले साल 20 लाख से कम था, रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था लेकिन 20 लाख से कम था, ठीक है, एलिजिबल था एग्जाम्पशन के लिए, ठीक है, समझ गए। तो एक ये चीज है जो काफी, तो ठीक है, वो भी पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोग का, वो दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरह से अब इस क्वेश्चन में आते हैं।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे जब आए तो देखे अवेलमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेशनल सर्विस फ्रॉम पीबी एंड कंपनी एंड लॉ फॉर्म टुवर्ड अ कंज्यूमर कोर्ट केस। तो यहाँ पे एक बिजनेस एंटिटी को दिया गया है, क्योंकि एक बिजनेस एंटिटी को दिया गया है लीगल सर्विसेज तो रिवर्स चार्ज में कवर है। लेकिन एक बिजनेस एंटिटी नया नया रजिस्टर्ड हुआ है, फरवरी में कमेंसी किया है, तो प्रोसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 0 होगा, तो ये एलिजिबल था एग्जम्पशन के लिए एक तरह से। इस कारण से ये रिवर्स चार्ज में होते हुए भी एग्जाम सप्लाई में कवर है। आया समझ में? तो यहाँ पे जो केस था वो आरसीएम में तो था प्लस एग्जाम था, आरसीएम प्लस एग्जाम। ठीक है, समझ गए? यहां पे 2.5% ले बोल दिया है, ठीक है, बोला है, नहीं तो ये था तो फॉरवर्ड चार्ज में। ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज में था और ऊपर शायद फॉरवर्ड चार्ज में 6% है शायद। ठीक है, 6 6 12 होगा, देख लेना, ध्यान नहीं है मेरे को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। एम एन लिमिटेड हैज 2 रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, एक हरियाणा में है, ठीक है, 2 रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस इन स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर ही 2 प्लेस है, ठीक है, हरियाणा के अंदर ही 2 प्लेस है। उसका एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22 62 लाख है। वो कंपोजिशन ऑप्ट करना चाह रहा है, ठीक है, एक प्लेस के लिए, और दूसरे प्लेस में रेगुलर स्कीम में रहना चाह रहा है। दोनों का पैन सेम है, अगर दोनों का पैन अलग होता तो ठीक था। अगर दोनों का पैन सेम है तो कहा गया है ऑल इंडिया बेसिस पे रजिस्ट्रेशन, अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट करते हैं तो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे जितना भी एंटिटी सेम पैन के अंदर रजिस्टर है सबको कंपोजिशन ऑप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिंस द बोथ द यूनिट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन, ठीक है, इफ द कंपोजिशन स्कीम इज ऑप्ट फॉर वन यूनिट देन आइदर एमएल लिमिटेड विल ऑप्ट फॉर कंपोजिशन फॉर बोथ द यूनिट और ही विल नॉट ऑप्ट फॉर एनी यूनिट। ठीक है, इस तरह से, या तो एक यूनिट के लिए एक यूनिट को ले नहीं सकता है, दोनों के लिए ले या दोनों के लिए ना ले। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रणवीर इंडस्ट्री रजिस्टर्ड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, इज एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट इंटर स्टेट। इंटर स्टेट इंटर स्टेट है तो ऑप्ट कर ही नहीं सकता है। ठीक है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रणवीर इंडस्ट्री इन फाइनेंशियल ईयर 21-22 70 लाख, इट हैज ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो गलत किया ना, उसका पिछला साल टर्नओवर 71-70 लाख था, तो इस साल वो क्या किया, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया और कंपोजिशन स्कीम के अंदर पेमेंट किया टैक्स का, तो गलती किया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, समझ गया? आया समझ में? पूछा गया द प्रॉपर ऑफिसर हैज लेविड पेनल्टी फॉर रैमलिंग अवेन द स्कीम इन एडिशन टू द टैक्स पेएबल बाय इट। टैक्स पेएबल जो एक्चुअल बना वो भी बोला, ऊपर से पेनल्टी भी लगाया, तो सही है। ठीक है, उसको पेनल्टी किसका लगेगा, 73 और 74 के अंदर का पेनल्टी लगेगा, और क्या। अगर अगर फ्रॉड नहीं है तो 73, अगर फ्रॉड का केस में आ गया 74। समझ गया? आया समझ में? इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला वाला थ्रेशोल्ड लिमिट 150 लाख है, क्योंकि ये हज वाला है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट है पर हज है। ठीक है, हज में क्या था, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, असम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इन तीनों में स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हुए भी 150 लाख का लिमिट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 70 लाख का जो है इसका था, इसका कंटेंशन गलत है, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इंटर स्टेट सप्लायर ऑप्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये वायलेशन किया तो प्रॉपर सही है अपना एक्शन में कि पेनल्टी भी लेवी करे और एडिशनल टैक्स जो भी है वो भी रिकवर करे। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन है। मिस्टर यस डूइंग बिजनेस इन स्टेट ऑफ केरला commenced his business in the month of April and provide the following further information. His intra-state turnover for the first 2 quarter was as follows. ठीक है, अभी बिजनेस कमेंस ही किया है, रजिस्ट्रेशन तो लिया नहीं है। ठीक है,
इज इंट्रा स्टेट टर्नओवर फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर 20 लाख। तो अप्रैल जून में तो लिमिट खत्म हो गया, ठीक है। अब बोलोगे सर गुड्स का लिमिट तो 40 लाख का भी होता है इंट्रा स्टेट में। देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। जुलाई सितंबर में 100 लाख का। इन ईच क्वार्टर एग्जाम सप्लाई मेड बाय हिम बस 25%। तो 20 लाख में टैक्सेबल सप्लाई क्या होगा, 20 गुने 75%, 15 लाख का टैक्सेबल है और 5 लाख का एग्जाम्प्ट है, ठीक है। उसके बाद जुलाई सितंबर में 100 लाख है तो पता चल गया 75 लाख का टैक्सेबल है, 25 लाख का एग्जाम्प्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। थर्ड पॉइंट, सिंस द प्रोडक्ट सप्लाइड बाय हिम वाज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम ही ऑप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई। 1 जुलाई को कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर लिया, ठीक है, 1 जुलाई को। अब सवाल पूछा गया कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट टैक्स पेएबल। तो अब तुमको पहले ही बोल चुका हूं, अगर मैन्युफैक्चरर है तो ये पूरे 100 लाख पे देगा, अगर ये ट्रेडर है तो सिर्फ 75 लाख पे देगा। इस टाइम तो रजिस्टर था नहीं तो इस पर तो देगा नहीं, पर इसका लिया जाएगा बस ये पता करने के लिए एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए भी, कंपोजिशन पर्पस के लिए भी, और कब ऑप्ट आउट करना है कंपोजिशन से उसके लिए भी। एग्रीगेट टर्नओवर जब भी निकालोगे तो वो पीरियड भी इंक्लूड होगा। तो पहले वाले केस में अगर मैन्युफैक्चर है तो 100 लाख का 1%, ठीक है, तो हो गया 1 लाख रुपया। 1 लाख मतलब CGST 50,000, SGST 50,000, ठीक है। दूसरे वाले केस का बात करें तो क्योंकि ट्रेडर है, ट्रेडर के केस में एग्जाम सप्लाई कोई पार्ट नहीं होगा, 75 लाख का। 75 लाख का 1% मतलब CGST 0.5%, SGST 0.5%, तो ये आपका निकल के आएगा 37,500, 37,500 दूसरे केस में, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, मोर और लेस, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको इस ध्यान का रखना है आरसीएम। आरसीएम काफी जरूरी है। आरसीएम आपको देखने में लग रहा है ना, ये सिर्फ यहाँ ऐसे आरसीएम से क्वेश्चन नहीं आएगा, सब पूरा जी जान से आईटीसी पढ़ता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर। पता है आईटीसी के चैप्टर में ये बीच में रहता है उसके क्वेश्चन में, ठीक है, ये बीच में रहता है। आरसीएम आईटीसी के क्वेश्चन के बीच में रहता है। एग्जाम सप्लाई आईटीसी के क्वेश्चन के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट काफी क्लियर होना जरूरी है आपका। तो इनको डेली रीड करिए, ऐसा नहीं है कि रटने कह रहा हूँ, डेली रीड करिए या 2 दिन 3 दिन पे रीड करते रहिए तो आपको एक फिगर मिल जाता है, ठीक है, कि क्या होगा नहीं होगा। तो बस रीडिंग मारते रहिए। आरसीएम और एग्जाम सप्लाई काफी जरूरी है। अगर आपको आईटीसी का क्वेश्चन सॉल्व करना, आपका नसीब अच्छा रहा, क्वेश्चन आईटीसी का ऐसा नहीं आया तो बाहो भाग गया आपके, ठीक है। अगर आईटीसी का क्वेश्चन इसके साथ मिक्सअप आ गया तब तो यार दिक्कत है। खासकर एमसीक्यू भी बहुत सा ऐसा होता है, तो एमसीक्यू और सॉल्व करने के लिए और आईटीसी का क्वेश्चन अगर सही से सॉल्व करना है तो आपका आरसीएम और एग्जाम सप्लाई दोनों क्लियर होना काफी जरूरी है। एग्जाम तो क्या थोड़ा कम भी चलेगा, पर आरसीएम तो खासकर, आरसीएम का क्वेश्चन काफी बीच में रहता है आईटीसी के क्वेश्चन, ठीक है, या पेमेंट ऑफ टैक्स के क्वेश्चन। ध्यान का रखना कुछ नहीं, सर्विस, सप्लायर, रिसिपिएंट, 3 कंडीशन है। सबसे पहला सर्विस फॉल कर रहा है कि नहीं उस लिस्ट में, 9(3) है शायद सेक्शन। सप्लायर डिपेंड करता है कंडीशन, सप्लायर कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, रिसिपिएंट का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तभी आपका वो आरसीएम में आएगा। आरसीएम में आने के बाद भी फिर आपको एग्जाम का चेक करना है, जो हमने इस केस में किया, ये कंज्यूमर कोर्ट वाले केस में आरसीएम में तो था लेकिन एग्जाम में भी था। कैसे एग्जाम में था, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी पिछला खास का थ्रेशोल्ड लिमिट जो था 20 लाख से कम ही होगा, ये कुछ था नहीं, कमेंस तो फरवरी में किया है बिजनेस अपना, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है, आधा क्वेश्चन पढ़ के आंसर मत दीजिएगा। तो इसी के साथ चार्ज ऑफ जीएसटी खत्म हुआ, लेकिन शायद एक क्लियरिटी हम लोग ले लेते हैं, ये जो वहाँ 6% लिखा था ना इसके लिए और यहाँ 2.5% कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, क्या कि वो कॉन्सेप्ट लगता है नया एडिशन है इसमें। पिछला बार मैंने लगता है कवर शायद पढ़ाने टाइम उसको नहीं ही किया है, ऐसा लिखने के बाद ऐसा कहा लिखा, ये रेंटिंग वाला चार्जिंग CGST 6%, तो ये तो 12% हो गया ना।
अमेज प्राइवेट लिमिटेड को सर्विस दिया था ये, कोई भी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, और किसी बॉडी कॉर्पोरेट को देता है तो 12% तो होना चाहिए था फॉरवर्ड चार्ज में यार, 5% का है लिखा हुआ वहाँ पे, वो गलत लिखा है मतलब। देखते हैं नोट में, ये देखिए मोटर व्हीकल, अपना सप्लायर कौन था, अपना सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था, ठीक है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था, अपना ऑल इन वन था, ठीक है। और जब वो बॉडी कॉर्पोरेट को दिया था तब तो आरसीएम में चला गया, बॉडी कॉर्पोरेट लायबल हुआ था, अमेज लिमिटेड, ठीक है। लेकिन जब वो ऑल इन वन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट था, लेकिन रिसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में कवर हुआ था वो, किसको दिया सर्विस, कोई ट्रस्ट था, ट्रस्ट का नाम क्या था, को बता रहा हूं, ट्रस्ट का नाम क्या था, ट्रस्ट का नाम था, ट्रस्ट नहीं था, प्रीति एंड को था, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म को दिया था प्रीति एंड को, ठीक है। कहा कि प्रीति एंड को दिया था, प्रीति एंड को दिया था, ठीक है। इसमें तो फॉरवर्ड चार्ज आना चाहिए था, क्योंकि जब तक ये इस तरफ से नहीं जाएगा, कौन, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म या कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, किसी बॉडी कॉर्पोरेट को देगा तो रिवर्स चार्ज। लेकिन जब प्रीति एंड को दिया था तो पार्टनरशिप फॉर्म था, तो फॉरवर्ड चार्ज में होना चाहिए था, तब तो रेट 12% होना चाहिए था, तो 2.5% से काहे आंसर दे रखा है, ऐसा समझ में। तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में जब लिखा था कि एक्सेप्ट रेंटिंग अ व्हीकल फॉर फीस 2.5% ईच इज एप्लीकेबल, क्वेश्चन में ऐसा गलत लिखा हुआ है, 12% होना चाहिए था एक्ट के हिसाब से, समझ में आया, समझे। अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट तो कुछ करना ही नहीं है, अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो कहते तो फॉरवर्ड चार्ज नहीं कवर होगा, सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट ऑल इन वन अमेज लिमिट को दिया तब रिवर्स चार्ज, समझ गए। सेम सिक्योरिटी सर्विसेज की तरह बहुत चीज मैच कर जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विस में क्या था, कोई भी बंदा अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है, सिक्योरिटी सर्विस में ही था ना, ये देखो सिक्योरिटी सर्विस में क्या था, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दे आप इसको बॉडी कॉर्पोरेट को, तो सेम था, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पे रुक गया मैं, हाँ, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, दे किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को था, सॉरी यहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको, कहाँ पे हल्का से यहाँ पे इसका सप्लायर उसका सप्लायर सेम था, रिसिपिएंट लेकिन अलग था, वहां पर रिसिपिएंट सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट था, यहाँ पर रिसिपिएंट कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन था, ठीक है। तो वो आप पढ़ोगे ना एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप याद कर लो। उसके बाद ये दो ठो जो एक्स्ट्रा था, इन दोनों को भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। सप्लायर नॉन टैक्सेबल टेरिटोरी में, रिसिपिएंट टैक्सेबल टेरिटोरी में, तो ये आरसीएम में कवर है, रिसिपिएंट लायबल होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में, उस वाले क्वेश्चन में 2.5% ले रखा है, उसमें थोड़ा सा एक फॉल्ट मुझे लग रहा है, बाकी ठीक है, 2.5% बोल रखा था, हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड चार्ज में भी 2.5% में देंगे और क्या, समझ गए। ऐसे होना 12% चाहिए था, कहीं फॉरवर्ड चार्ज में लायबल हुआ है, समझे। तो शायद आज के लिए इतना पे ही खत्म करते हैं, क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, अच्छा मैं कैसे कांटेक्ट करोगे तुम मुझे, ईमेल पे ही करना, ईमेल दिया हुआ है, ईमेल से कर लेना, या फिर कमेंट में लिख देना, ठीक है, ईमेल में या कमेंट में ही लिख देना, ठीक है। बाकी तुम लोग एक कॉस्ट बता दूं, प्लेलिस्ट है, समझे, कभी भी मेरे चैनल पे जाओ, चैनल पे जाना और नेक्स्ट स्टेप प्लेलिस्ट पे जाना, ठीक है, वहां तुम्हें प्लेलिस्ट से सब कुछ समझ में आ जाएगा, कैसे कैसे सारा वीडियो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही।